Hello students, welcome you all in our Periwinkle 555 YouTube channel. So in this video we are going to discuss about our next concept of this lesson, that is free fall. So what is this free fall concept? Let us discuss in detail. So free fall concept क्या है, चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, ट्राई दिस, टेक अ स्मॉल स्टोन, hold it in your hand. Which forces are acting on the stone? Now release the stone. What do you observe? What are the forces acting on the stone after you release it? So these are some questions they have asked. Here they have given a simple activity. एक आपको स्टोन लेना है, उसको आपको हाथ में ऐसे पकड़ना है एंड विच फोर्स आर एक्टिंग ऑन द स्टोन, आपको बताना है कि कौन सा अभी फोर्स उस स्टोन के ऊपर एक्ट हो रहा है। जब आप रिलीज़ करते हो स्टोन को, तब आप क्या महसूस करते हो या फिर क्या ऑब्ज़र्व करते हो, तो वो आपको बताना है। एंड व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्टोन आफ्टर यू रिलीज़ इट, जब आप उस स्टोन को ऊंचाई से ऐसे रिलीज़ करते हो हवा में, तो वो उस स्टोन के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होता है, ये भी आपको बताना है। सो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। वी नो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ एक्ट्स ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमें पता है, जो फोर्स है अर्थ की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ एक्ट ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। अर्थ की वजह से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर एक चीज़ पर एक्ट हो जाता है अर्थ की तरफ से। एंड व्हेन वी वेर होल्डिंग द स्टोन इन आवर हैंड, जब हम हाथ में हमने वो स्टोन पकड़ा था, द स्टोन वॉज एक्सपीरियंसिंग दिस फोर्स, स्टोन के ऊपर भी क्या था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स था विच वॉज अप्लाइड बाय द अर्थ, बट it was balanced by a force that we were applying on it। लेकिन ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, किस वजह से बैलेंस था, क्योंकि वो स्टोन हमने क्या किया था, हाथ में ऐसे पकड़ा था। दैट्स वाई दैट फोर्स वॉज बैलेंस्ड बाय द फोर्स दैट वी वेर अप्लाइंग ऑन इट। हम भी अपोजिट डायरेक्शन में या फिर उस स्टोन को होल्ड करने के लिए वो क्या फोर्स लगा रहे थे हाथ के माध्यम से, अपने हैंड के माध्यम से। इस वजह से दैट फोर्स मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स गेट बैलेंस्ड इक्वली बिकॉज ऑफ दिस फोर्स विच वॉज अप्लाइड बाय आवर हैंड इन अ अपोजिट डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट द स्टोन रिमेन एट रेस्ट, और इसी वजह से वो स्टोन क्या हो जाता है, रेस्ट पोजिशन में हमें देखने को मिलता है। जब कभी हम वो स्टोन ऐसे हाथ में पकड़ते हैं तब वो रेस्ट पोजीशन में होता है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हम उस स्टोन के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में उसके ऊपर, उस स्टोन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसे वो स्टोन को खींच रहा है। लेकिन फिर भी स्टोन क्यों नहीं गिरता, क्योंकि इन अपोजिट डायरेक्शन वी आर applying a force on that stone. Once we release the stone from our hands, the only force that acts on it is the gravitational force। जब हम यही स्टोन हाथ से ऐसे छोड़ देते हैं, तब उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग जाता है, फिर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज एक्टिंग ऑन दैट स्टोन एंड द स्टोन फॉल्स डाउन अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। अभी उसके ऊपर कौन सा भी दूसरा फोर्स नहीं है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट ऑन दैट स्टोन। वाई? बिकॉज वी हैव रिलीज दैट स्टोन फ्रॉम पर्टिकुलर हाइट। whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be falling freely। so ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या, whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, this is very important, under the influence of gravity alone, only gravitational force अगर act हो रहा है किसी object के ऊपर और वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, तो इट इज़ सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। उसे क्या कहते हैं, फ्री फॉल, यानी कि फ्रीली वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है,
नीचे आ रहा है, क्योंकि ओनली वन टाइप ऑफ फोर्स इज एक्टिंग on that object and that is nothing but gravitational force. Thus the released stone is in the free fall. In free fall the initial velocity of the object is zero. This is very important. फ्री फॉल कंसेप्ट में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है ऑब्जेक्ट की, ज़ीरो होती है. रिमेंबर दिस, इन द फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो. इनिशियल वेलोसिटी जो रहती है ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो रहती है इनिशियली वेलोसिटी, एंड गोज़ ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. और वो किस वजह से फिर वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ की तरफ से जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो जाता है तब उसमें क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है या फिर निर्माण हो जाता है, और इस वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है. इस वजह से उसकी वेलोसिटी तब क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है. इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. ड्यूरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट and a buoyant force also acts on the object. अभी ये भी इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है यानी कि इट इज़ फॉलिंग फ्रीली ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बट ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग फ्री फॉल कंसेप्ट क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे मूव हो रहा है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर गिर रहा है वो स्टोन, तो वो क्या होगा, जो एयर उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में उस एयर का मोशन होगा. सो दैट एयर विल create a frictional force on that object and buoyant force also acts on the object. और एयर की तरफ से डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या हो जाएगा, बायोंट फोर्स भी उस ऑब्जेक्ट को लग जाएगा सेम टाइम पर. सो दस ट्रू फ्री फॉल इज़ अ पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम. सो यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है, क्वेश्चन विल कम फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स. ट्रू फ्री फॉल इज़ पॉसिबल ओनली इन अ डैश, सो दैट टाइम यू विल राइट द आंसर वैक्यूम. सो ट्रू फ्री फॉल अगर देखना है हमें तो वो किस कंडीशन में देख सकते हैं, ओनली वैक्यूम की कंडीशन में. फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ एंड द टाइम टेकन फॉर इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन. अभी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी जो रहती है ऑन रीचिंग ऑन द अर्थ एंड टाइम टेकन फॉर इट, जो कुछ भी वेलोसिटी लगेगी उसको अर्थ के ऊपर या फिर अर्थ सरफेस तक आने के लिए उस ऑब्जेक्ट को, सो वो वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड द टाइम टेकन फॉर इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन. इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, न्यूटन्स इक्वेशन जो है मोशन का वो इस्तेमाल करके हम उसकी वेलोसिटी और टाइम, कितना टाइम लग सकता है उस ऑब्जेक्ट को ज़मीन पर आने के लिए, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर अ फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज स्मॉल u इज इक्वल टू 0 एंड द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नथिंग बट g, that is acceleration due to gravity. Thus we can write the equation as, अभी यहाँ पर इक्वेशन ऑलरेडी दिया है उन्होंने, किस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हैं. ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू g इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टाइम. और दूसरा जो इक्वेशन दिया है यहाँ पर, s is equal to what, half gt square, and v square is equal to what, 2gs. So these are the equations which we can use
for calculating the motion of an object. So for calculating the motion of an object thrown upward, acceleration is negative. So again you have to underline this statement. जब कभी हम कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तब उसका एक्सेलरेशन क्या रहता है, हमेशा निगेटिव रहता है. दैट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी. वेलोसिटी के अपोजिट वो डायरेक्शन हो गया क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाकर उसे हवा में उछाल रहे हैं. इस वजह से वो क्या हो गया, डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा एंड इज़ टेकन टू बी निगेटिव. और इस वजह से जी की वैल्यू यानी कि क्या रहने वाली है, इट इज़ टेकन टू बी -g or negative. So the magnitude of the g is the same but the velocity of the object decreases because of this negative acceleration. मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मैग्नीट्यूड यानी कि उसका कुछ अमाउंट जो रहता है वो सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड है, अमाउंट जो है वो सेम है, बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस. वेलोसिटी क्यों डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूअस डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ ऑन दैट ऑब्जेक्ट. दैट्स वाई जब कभी भी हम कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हवा में फेंकते हैं तब उसके ऊपर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड पुल की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो जाएगी. एंड बिकॉज ऑफ दिस that will be the negative acceleration. Here also you can point out this is called, means this is negative acceleration. The moon and the artificial satellites are moving only under the influence of gravitational field of the earth. जैसा कि आप जानते हैं मून है या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, दे आर मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ एंड दस दे आर इन फ्री फॉल. ये सारे जो एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि मून हो गया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्री फॉल concept. So whenever the question will come in an exam, write a note on a free fall, or question will come, at least give any 2 example of the free fall. That time you can write this or you can mention these 2 example, that is moon and artificial satellite, because they are moving only under the influence of gravitational field. उनके ऊपर दूसरा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, ओनली gravitational force is acting on this moon as well as artificial satellite. So only एक ही टाइप का फोर्स उनके ऊपर एक्ट हो रहा है, इस वजह से they are in free fall. Now next point, that is, do you know? Just I am reading for the information because this is again related with this concept of free fall. So let us read. The value of g is the same for all objects at a given place on the earth. वैल्यू जो रहती है g की वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ गिवन प्लेस ऑन द अर्थ. किसी भी प्लेस पर, पर्टिकुलर प्लेस पर सभी ऑब्जेक्ट, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के लिए g की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है. Thus any 2 objects irrespective of their masses or any other properties when dropped from same height and falling freely will reach the earth at the same time. इसलिए कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, फिर चाहे उनके मासेस अलग हो या फिर कोई प्रॉपर्टीज़ अलग हो, फिर भी whenever we will drop that objects फ्रॉम द सेम हाइट, सेम हाइट से जब अगर हम ये 2 ऑब्जेक्ट फॉल करते हैं या फिर गिराते हैं, फॉलिंग फ्रीली, दे विल रीच द अर्थ एट द सेम टाइम. वो क्या हो जाएंगे, सेम टाइम पर अर्थ पर पहुंच जाएंगे. गैलीलियो इज सेड टू हैव परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट अराउंड
1590 in the Italian city of Pisa. गैलीलियो ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था 1590 के साल में, तो इटालियन सिटी पीसा पर. सो ही ड्रॉप्ड 2 स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट मासेस. 2 स्फीयर लिए थे, अलग अलग मासेस था उनका, फ्रॉम अ लीनिंग टावर ऑफ पीसा टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट बोथ स्फीयर रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम. उसे ये प्रूव करना था कि ये दोनों स्फीयर, उनके भले ही मासेस अलग हैं, फिर भी वो क्या हो जाएंगे, सेम टाइम पर वो ग्राउंड पर गिर जाएंगे. सो व्हेन वी ड्रॉप अ फीदर एंड अ हेवी स्टोन एट द सेम टाइम फ्रॉम अ हाइट, दे डू नॉट रीच द अर्थ एट द सेम टाइम. जैसे कि आपको पता है, ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं. फीदर और हेवी स्टोन, 2 चीज़ें लेनी है, फीदर एंड हेवी स्टोन. अगर फीदर एंड हेवी स्टोन व्हेन वी ड्रॉप एट द सेम टाइम, उन दोनों को अगर हम छोड़ते हैं पर्टिकुलर हाइट से, सो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, दे विल नॉट रीच द अर्थ एट द सेम टाइम. वो एक साथ अर्थ पर गिरेंगे क्या? नहीं. द फीदर experiences a buoyant force and a frictional force due to the air and therefore floats and reaches the ground slowly. feeder के ऊपर क्या हो जाएगा? तो feeder experiences a buoyant force and the frictional force due to the air. air की वजह से उस feeder के ऊपर buoyant force और frictional force जो है एयर का, वो लग जाएगा. इस वजह से वो क्या हो जाएगा, फीदर फ्लोट होते होते ज़मीन पर गिर जाएगा स्लोली. एंड लैटर दैन द हेवी स्टोन. हेवी स्टोन जल्दी गिर जाएगा और फीदर बाद में गिर जाएगा, वो फ्लोट होते होते गिरेगा ज़मीन पर. द बायोंट एंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द स्टोन आर मच लेस दैन द वेट ऑफ द स्टोन. ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बायोंट फोर्स और द फ्रिक्शनल फोर्स स्टोन पर भी एक्ट हो गए थे. जैसे कि फीदर में, फीदर के कंडीशन में हमने देखा, फीदर पर बायोंट फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है, वैसे ही स्टोन के ऊपर भी बायोंट फोर्स एज वेल एज फ्रिक्शनल फोर्स जो है एयर का, वो एक्ट होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रहता है एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द स्टोन. स्टोन का अगर वेट कंपेयर करोगे इस फोर्स के हिसाब से, तो फोर्स के मामले में ये स्टोन का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द स्टोन मच. इस वजह से उसका स्टोन के ऊपर कोई असर नहीं होता. रिसेंटली द साइंटिस्ट परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन अ वैक्यूम. और रिसेंटली साइंटिस्ट ने यही एक्सपेरिमेंट्स वैक्यूम में करके देखा एंड शोड दैट द फीदर एंड स्टोन इंडीड रीच द अर्थ एट द सेम टाइम. रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया वैक्यूम में और ये प्रूव किया कि फीदर एंड स्टोन साइमल्टेनियसली और एट द सेम टाइम गिर सकते हैं ज़मीन पर. क्योंकि कब होगा ये पॉसिबल? जब ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में किया हो. देयर शुड नॉट बी एनी एयर. एयर नहीं रहेगी तो एयर का फ्रिक्शनल फोर्स हो या फिर बायोंट फोर्स हो, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा दोनों चीज़ों पर. इस वजह से वो दोनों चीज़ें जो है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है, फीदर हो या फिर स्टोन हो, तो क्या हो जाएंगे, सेम टाइम पर अर्थ पर पहुंच जाएंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट which we have to discuss, that is gravitational potential energy. अभी gravitational potential energy क्या है? We have studied potential energy in a last standard. The energy stored in an object because of its position or a state is called potential energy. जैसे कि ये definition बहुत basic definition है, आप सबको पता होगी. What is potential energy? The energy stored in an object because of its position
or a state is called potential energy. This energy is a relative and increases as we go to greater heights from the surface of the earth. ये एनर्जी कब बढ़ जाती है? ये स्टोर फॉर्म में एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि आपको पता है। और ये एनर्जी कब इंक्रीज हो जाएगी? एज वी गो ग्रेटर हाइट, यानी कि अर्थ सरफेस से अगर हम कुछ दूरी पर, हाइट पर कुछ गए, कुछ डिस्टेंस अगर ट्रैवल करके कुछ हाइट पर अगर चाहते हैं, तब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इट विल इंक्रीज. वी हैड एज्यूम्ड दैट the potential energy of an object of a mass m at a height h from the ground is mgh. अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड लेवल पर ऑब्जर्व करनी है तो हम क्या एज्यूम करेंगे? द पोटेंशियल, वी हैड एज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है. सो उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m है. वो ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है? ग्राउंड लेवल से h हाइट पर है. सो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? सो इट विल बिकम mgh. एंड ऑन द ग्राउंड इट इज़ ज़ीरो. लेकिन वही पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर कितनी होगी? ज़ीरो होगी. सो व्हेन h इज़ स्मॉल एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, फिर से यही कंसेप्ट आ गई. h इज स्मॉल, जो हाइट है अगर वो स्मॉल रहती है टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ के रेडियस के मुकाबले अगर उस ऑब्जेक्ट की हाइट अगर स्मॉल रहती है, वी कैन एज्यूम g टू बी कांस्टेंट. स्मॉल g जो है वो क्या हम एज्यूम करते हैं? कांस्टेंट एज्यूम करते हैं. एंड कैन बी यूज द अबव फार्मूला. तब उस केस में हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ mgh. मीन्स ऑब्जेक्ट इस केस में क्या है? पर्टिकुलर हाइट पर है. इतनी भी हाइट नहीं है कि इट इज़ अ ग्रेटर दैन द रेडियस ऑफ द अर्थ. सो उससे कम हाइट पर है. सो उस कंडीशन में हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ mgh. बट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ h, अगर समझो ये वैल्यू अगर लार्ज है, मतलब अर्थ के रेडियस से भी अगर उस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो ज़्यादा है, यानी कि सरफेस से वो ज़्यादा हाइट पर है, इतना हाइट पर है कि वो अर्थ रेडियस अगर काउंट करते हैं उस वैल्यू से भी उस हाइट, वो हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो ज़्यादा है, तब क्या होगा? द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस. एज यू नो, the value of g goes on decreasing if the height is more. The value of g decreases with increase in a h, means height. For an object at infinite distance from the earth, और यही अगर बात हम इनफाइनाइट डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट के बारे में कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट अर्थ से बहुत दूर पर है, यानी कि उनका डिस्टेंस जो है अर्थ से बहुत है, जो हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है. सो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ g इज़ ज़ीरो. ये भी अंडरलाइन करके रखो. अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है अर्थ से, सो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ g विल बी ज़ीरो एंड अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट. और ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि इसमें, उस कंडीशन में अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि सो इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू एज्यूम द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू बी ज़ीरो देयर. और इस वजह से यही सही होगा कि एज्यूम करना पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, उस कंडीशन में ज़ीरो रहेगी. दस फॉर स्मॉलर डिस्टेंसेस दैट इज़ हाइट्स द पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ लेस दैन ज़ीरो. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. अगर स्मॉलर डिस्टेंस है, पर्टिकुलर हाइट है जो हम काउंट कर सकते हैं, सो उस केस में द पोटेंशियल एनर्जी इज़ लेस दैन ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से कम होती है, यानी कि इट इज़ निगेटिव. सो
When an object is at a height h from the surface of the earth, its potential energy is, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर हाइट पर है सरफेस से, अर्थ के सरफेस से ऊपर है कुछ हाइट पर, सो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है, माइनस या फिर निगेटिव कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच. सो हियर कैपिटल एम एंड कैपिटल आर आर अर्थ मास एंड रेडियस रिस्पेक्टिवली. जो आपको पता है कैपिटल लेटर हमने अर्थ के मास और कैपिटल आर लेटर हमने अर्थ का रेडियस डिनोट करने के लिए यूज़ किया है. सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल, how this concept of free fall is related with the acceleration due to gravity, and we have also discussed about the gravitational potential energy. So इस वीडियो में हमने इस बारे में जानकारी ली. अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी लेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में. तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू.